नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बनेंगे बेटी गार्डन। बेटी के जन्म पर किया जाएगा पौधारोपण। बालोतरा में चिकित्सालय के सामने लगा कचरे का ढेर। नगर परिषद पर उठ रहे सवाल, चिकित्सा विभाग भी नहीं उठा रहा कोई कदम। संगरिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। भरतपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। वन विभाग की गाड़ी को मारी टक्कर। मौके से फरार हुए आरोपी। और भरतपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। लोडिंग गाड़ी में आग लगने से हुआ हादसा। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उदयपुर में चिंतन शिविर के भाषण के दौरान भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने चिंतन शिविर में बीजेपी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए चिंतन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए सांसद ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान तो आए, लेकिन उन दलित परिवारों से मुलाकात नहीं की जिन्हें प्रताड़ित किया गया। उन बेटियों से नहीं मिले जिनके साथ दुष्कर्म जैसा अपराध किया गया। उन किसानों से भी नहीं मिले जिनका मुआवजा माफ नहीं किया गया। इस दौरान कांग्रेस को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। सांसद रंजीता कोली ने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी हर तरीके से जनता के साथ है और हमेशा जनहित में ही काम करेगी। कांग्रेसियों का उसकी बात खत्म होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी ही दंगे करवाती है, प्रदेश में जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के ही कारण हो रहा है, तो मैं बता देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस तरीके का जो आपने चिंतन शिविर रखा 3 दिन का, आपने और आपके नेताओं ने अभी भी कुर्सी बचाने के चक्कर में ही ये बातें बोली है। अभी भी आप लोगों ने चिंता जनता की नहीं करी है, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को बोलना चाहती हूँ, आप प्रदेश में आए थे, राजस्थान में आए, तो उन दलितों के परिवार को जाकर के एक बार उनकी जो प्रताड़ित हो रहे थे उनके परिवार को जाकर के उनकी कुशल क्षेम पूछते, उन लड़कियों के पास जाते जिनका रेप हो रखा है और उनके पास जाकर के उनकी कुशल क्षेम पूछते, तो मैं मानती। बढ़ते आगे, जहां हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। जहां एडीएम प्रतिभा देवथिया ने बताया है कि कार्यक्रम के अनुसार महेंद्रजीत सिंह मालवीय 17 मई को शाम 7 बजे हनुमानगढ़ में सर्किट हाउस पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह 8 बजे नहरबंदी के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे फिर RWS RPD के अंतर्गत चल रहे नहरबंदी कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम को 7 बजे हनुमानगढ़ से रवाना होकर रात 8 बजे तक श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। तो हनुमानगढ़ में जल संसाधन मंत्री पहुंचेंगे कल, और इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीय नहरबंदी के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मौके पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी यहां किया जाएगा और कल पहुंच जाएंगे हनुमानगढ़ महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और इस दौरान निरीक्षण के बाद जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं शाम को 7 बजे हनुमानगढ़ से रवाना होंगे और 8 बजे तक श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। बता दें कि इस दौरान दोपहर 3 बजे RWS RPD के अंतर्गत चल रहे नहरबंदी कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे।
वहीं हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई है। बता दें कि बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा है कि जिले की सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बेटी गार्डन विकसित किए जाएंगे। बेटियों के जन्म पर वहां पौधारोपण भी किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि बेटियों के जन्म पर वहां परिजनों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी संस्थानों में भर्ती मरीजों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 100% रजिस्ट्रेशन करने, पीएचईडी के अधिकारियों को पानी के टैंकरों की मॉनिटरिंग करने और उनकी संख्या को क्रॉस चेक करने के लिए निर्देशित किया है। तो हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यहां अहम बैठक आयोजित की गई है और इस दौरान बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जब भी बेटी का जन्म होगा तो पौधारोपण किया जाएगा। दरअसल बेटी गार्डन विकसित करने पर विचार विमर्श हुआ है और सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बेटी गार्डन बनाने का यहां फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जहां तमाम अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जिला पंचायत मुख्यालयों पर बेटी गार्डन विकसित किए जाएंगे और यहां जब भी कभी बेटी का जन्म होगा तो पौधारोपण किया जाएगा। बढ़ते आगे, जो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेहंदी और पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। 15 मई से 15 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं शिविर का उद्घाटन मनोज अग्रवाल, अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी द्वारा किया गया। वहीं मीडिया प्रभारी सुधा फलेट ने यह बताया है कि प्रशिक्षण शहर के जाने माने फलौदी ब्यूटी पार्लर की संचालिका सरोज गुप्ता कराएंगी, जिससे प्राप्त राशि को वो गौशाला में दान करेंगे। वहीं शिविर के उद्घाटन के मौके पर सभी प्रतिभागियों को शिखा गुप्ता द्वारा मेडिटेशन भी कराया गया, जिसका उद्देश्य जीवन में सरलता, सहजता और गहराई का अनुभव कराना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्षा मालती अग्रवाल ने मौके पर कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य हर वर्ग की महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क मेहंदी पेंटिंग सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं यूनियन फुटबॉल क्लब के सानिध्य में चल रहे खेलों के प्रशिक्षण शिविर में आज राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह ने प्रशिक्षुओं से परिचय प्राप्त किया है और इस दौरान जाने माने पूर्व फुटबॉलर चंद्रमोहन टम्मू ने खेल के गुण भी सिखाए हैं। वहीं वेट लिफ्टर्स को प्रशिक्षण रवि शर्मा ने दिया है। बता दें कि क्लब कोऑर्डिनेटर अभिनव स्वामी ने इस दौरान बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की उदासीनता के चलते खेल मैदान की हुई दुर्दशा को सुधारने के लिए कल कैंप प्रशिक्षु और क्लब सदस्य ग्राउंड में उग रही खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और मैदान को अच्छे स्तर का बनाएंगे। तो प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है, जहां प्रशिक्षुओं से परिचय लिया गया है। दरअसल यूनियन फुटबॉल क्लब के सानिध्य में खेलों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसके चलते राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह ने यहां खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया है। प्रशिक्षुओं से उन्होंने परिचय लिया है और उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित भी किया है। वहीं आने वाले समय में लोगों को जागरूक करते हुए भी वो नजर आ सकते हैं। बता दें कि खेलों के प्रति लोगों की सद्भावना को बढ़ाने के लिए यहां फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मैदान पर पहुंचे हैं और इस दौरान जहां उन्होंने तमाम प्रशिक्षुओं से परिचय हासिल किया है, वहीं उन्हें खेल के प्रति जागरूक भी किया है। साथ ही जाने माने पूर्व फुटबॉलर चंद्रमोहन टम्मू ने वहां पर मौजूद खिलाड़ियों को खेल के गुण भी सिखाए हैं। बढ़ते आगे, जहां उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और चिकित्सालय वो स्थान है जहां लोग स्वस्थ लाभ लेने आते हैं। ऐसे में चिकित्सालय और उसके आसपास के क्षेत्र का स्वच्छ होना और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन बालोतरा के नहाता जिला चिकित्सालय के गेट के बाहर ही कचरे का ढेर लगा रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये नगर परिषद इस कचरे को साफ करवाने में असक्षम है, क्योंकि इस पर चिकित्सा विभाग के सख्त कदम शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं, तो ये सवालों के घेरे में आना लाजमी होता जा रहा है। तो बालोतरा में चिकित्सालय के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जहां हॉस्पिटल के बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ है और ऐसे में आने जाने वाले लोगों को बदबू का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं गंदगी का अंबार लगा होने से स्वास्थ्य विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल के बाहर यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वो अपने आप में स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। बता दें कि नगर परिषद इस कचरे को साफ करवाने में असक्षम होता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अस्पताल के बाहर
गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ऐसे में अक्सर यहां से अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन इस मामले में किसी की भी नजर नहीं जा रही है। और अब बात भुसावर की करेंगे, जहां कस्बे के न्यायालय परिसर में बार संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव के दौरान 3 प्रतिनिधि मैदान में रहे हैं, जिसमें नैमी जयमन 5 मतों से विजय हुए हैं। बता दें कि कुल मत 33 थे, जिसमें मनोज पांडे को 14 मत हासिल हुए। वहीं राजू सैनी को अपने खाते में एक भी मत नहीं मिला। वहीं इस दौरान मोहित पहाड़िया निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। सचिव पद और छोटेलाल मीणा और उपाध्यक्ष पद पर आशीष चौधरी चुने गए हैं। वहीं मौके पर रामेश्वर दयाल पांडे, रमेश चंद्र पांडे, धनेन्द्र कुमार पांडे और तमाम एडवोकेट भी मौजूद नजर आए। तो न्यायालय परिसर में बार संघ का चुनाव संपन्न हो गया है और इस दौरान 3 प्रतिनिधि मैदान में नजर आए हैं, जिसमें नैमी जयमन 5 मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। बता दें कि मौके पर तमाम अधिवक्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली है। वहीं सचिव पद पर छोटेलाल मीणा और उपाध्यक्ष पद पर आशीष चौधरी चुने गए हैं। मौके पर रामेश्वर दयाल पांडे के साथ साथ कई और एडवोकेट भी मौके पर मौजूद नजर आए हैं। दरअसल बार संघ का चुनाव होना था और इस चुनाव को लेकर कयास काफी कुछ लगाए जा रहे थे। आखिरकार अब ये बार संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। 3 प्रतिनिधि इस दौरान मैदान में देखने को मिले थे, जिसमें नैमी जयमन 5 मतों से विजयी हुए हैं और इस दौरान कुल मत 33 थे, जिसमें मनोज पांडे को 14 मत हासिल हुए थे। वहीं राजू सैनी को एक भी मत उनके खाते में नहीं हासिल हुआ, जबकि मोहित पहाड़िया निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। भुसावर बार एसोसिएशन के चुनाव है। मैं नेमीचंद जयमन एडवोकेट अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। हम कुल 3 प्रत्याशी हैं। बहुत ही शानदार तरीके से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है और मैं सभी अपने अधिवक्ता बंधुओं से अपील करता हूँ जो अतिशीघ्र अपने मत का प्रयोग कर इस महापर्व में अपना योगदान प्रदान करें। आज भुसावर बार संघ के चुनाव निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर तिवारी व नवीन पांडे जी की प्रक्रिया में संपन्न हो रहे हैं, जिसमें मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अब तक 50% मतदान हो चुका है। विजयी कैंडिडेट दोनों के अपने समर्थक बढ़िया तरीका से मतदान करा रहे हैं। आज अभिभाषक संघ भुसावर के वार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 33 वोटों में से लगभग 12-13 वोट लग चुके हैं। लगभग 10 बजे के आसपास बिल्कुल शांति 33% मतदान हुआ। 50% अब तक मतदान हो चुका है। बार एसोसिएशन भुसावर का वर्ष 2022 के चुनाव बार एसोसिएशन चुनाव है, जिसमें मैं भी प्रत्याशी हूँ और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और सौहार्द भाव में चल रहा है। और सभी अधिवक्ताओं से हमारा निवेदन है, शीघ्र अतिशीघ्र अपने मत का प्रयोग करें, जो उनका एक अधिकार भी है। और संगरिया उपखंड अधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला प्रचार प्रमुख सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया है कि राजस्थान में जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा मंदिरों और धार्मिक शोभा यात्राओं पर हो रहे हमलों से उनमें नाराजगी है। हमलों को रोकने और घटित घटनाओं की जांच एनआईए से करवाने और राजस्थान की सरकार के पक्षपाती रवैये से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। अप्रैल 2021 में छपरा करौली में धार्मिक शोभा यात्रा पर हमला किया गया। वहीं जोधपुर में ईद की नमाज के बाद उन्मादी मुस्लिम तत्वों द्वारा पूरे दिन तांडव मचाया गया, वाहन तोड़े गए, राह चलते युवकों पर चाकू से हमले भी किए गए। इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान जिला प्रचार प्रमुख सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया है कि राजस्थान में जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा जिस तरह से मंदिरों और धार्मिक शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, जिसके चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है और इसी कड़ी में बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान इसकी निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। वहीं इस मामले में रोकथाम की भी मांग ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई है। दरअसल मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं शोभा यात्रा को भी निशाना बनाया जा रहा है। जोधपुर में बाल मुकुंद जी
की प्रतिमा के ऊपर मुस्लिम जिहादियों ने पट्टी बांध दी और उसको हरे कपड़े से ढक दिया। इसका विरोध करने पर शांतिप्रिय समाज ने हिंदू समाज के लोगों पर हमला किया, आक्रमण किया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की, पत्रकारों के साथ मारपीट की, जो बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद ईद की नमाज अदा करने के दूसरे दिन मुस्लिम जिहादियों ने घरों में घुसकर महिलाओं से मारपीट की, हिंदू देवी देवताओं के जो घरों में पूजा स्थल होते हैं वो तोड़े, महिलाओं के साथ मारपीट की, 200 से ज्यादा वाहन तोड़े हैं, घरों में पत्थर बरसाए हैं और हिंदू युवकों पर घात लगाकर हमला किया है, चाकू छुरों से वार किया है। अभी कुछ ही दिन पहले नौर में हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे सतबीर जी सारन, उन पर जानलेवा हमला किया गया है और पुलिस और प्रशासन सब उनको बचाने में लगे हुए हैं। और डीग कस्बे के जुमड़ा मोहल्ले में आपसी कहासुनी को लेकर दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया। बता दें कि इस पूरे मामले में झगड़ा इतना बढ़ गया कि शराब के नशे में दो व्यक्तियों ने लोकेश पर जानलेवा हमला कर दिया। वहां युवक को घायल देख लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और घायल युवक को चिकित्सालय लेकर पहुंचाया गया। बता दें कि इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि यहाँ लोगों से जानकारी भी हासिल की गई है, आरोपियों की तलाश भी शुरू की जा चुकी है। घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच भी लिया है। झगड़े में आरोपी अजय को भी चोटें लगी हैं और उसका भी इलाज डीग कस्बे के रेफरल चिकित्सालय में जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कि जमुरा मोहल्ला में लोकेश जाटव के उसके पड़ोसी अजय जाटव ने कैंची मार दी है। जिस हॉस्पिटल में लेके आए एडमिट है, इसका इलाज चल रहा है। और आरोपी का क्या हुआ? आरोपी को भी साथ में हत्या कर लिया है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आज कार्रवाई प्रकार जैसी दर्ज होगा, जो विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई। वहीं भरतपुर के डीग में खनन माफियाओं ने शाहपुर के पास नाकाबंदी के दौरान वन विभाग की जीप में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उनका पीछा किया, लेकिन खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली सहित भागने में सफल रहे। बता दें कि क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश के अनुसार खो थाना अंतर्गत गांव आड़ावली की ओर से अवैध खनन कर पत्थरों से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की सूचना मिली थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने RAC कि राब्ता के गांव शाहपुर के हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी कराई। इस दौरान 3 ट्रैक्टर ट्रॉली आते देख उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन खनन माफिया उनकी गाड़ी में टक्कर मारते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो खनन माफियाओं के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। भरतपुर की डीग का ये पूरा मामला जहां खनन माफियाओं के हौसले एक बार फिर से बुलंद है। हालांकि पुलिस प्रशासन इनकी रोकथाम के लिए, इनको कब्जे में लेने के लिए, इन आरोपियों पर शिकस्त कसने के लिए तमाम कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके खनन माफिया पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर भागने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला डीग का है, जहां नाकाबंदी के दौरान वन विभाग की जीप में ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारकर जीप को क्षतिग्रस्त करने का मामला निकल करके सामने आया। बता दें कि इस दौरान नाकाबंदी के दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से खनन माफियाओं की गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन इस दौरान वो मौके से भागने में सफल रहे। अरावली वन क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं पत्थरों के, तो मैं और मेरा स्टाफ RAC बटालियन को लेकर नाकाबंदी की गई। तो वहाँ ट्रैक्टरों को खाली कर हमारी गाड़ी के टक्कर मार के और ट्रैक्टर को भगा ले गए। उनका पीछा किया लेकिन हाथ नहीं आए। वहीं भरतपुर के सेवर इलाके में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक जयपुर से भरतपुर अपनी कंपनी की लोडिंग गाड़ी में बैठकर अपनी बहन से मिलने जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी में बासी गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लोडिंग गाड़ी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि राकेश मथुरा जिले के मगोरा गांव का रहने वाला था और वो जयपुर की एक कंपनी में ठेकेदार की नौकरी करता था। राकेश के साथ उसकी कंपनी का एक ड्राइवर भी था। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो
तो भरतपुर का ये पूरा मामला, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक अपनी बहन से मिलने जा रहा था, लेकिन इस दौरान पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और इस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद से परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में लोगों से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा सकती है। टाटा 407 से अचानक एक्सीडेंट हो गया रात को 2 बजे। अब कैसे हुआ ये तो अभी देखने गए, कैसे नहीं हुआ। तो एक्सीडेंट था। कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है? मॉडल मथुरा। सूचना मिली कि महुआ सिलपरी के बीच में एक कंटेनर में आग लगी हुई है। उस सूचना पर मैं मौके पर गया, वहाँ जानकारी हुई तो रोड सेफ्टी वालों ने बताया कि रात को 2:30 बजे करीब जिस वाहन में आग लगी हुई थी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक आदमी के अत्यधिक चोट थी, जिसे रोड सेफ्टी वाले आरबीएम लेके आए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम राकेश सनो बच्चू सिंह, नगला पहुंच, औड़द, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश का। उसका मैंने पोस्टमार्टम एमओ साहब से करा दिया। बढ़ते आगे बात अब भरतपुर की करेंगे, जहां भरतपुर के डीग कस्बे के गोवर्धन गेट पर रंगदारी नहीं देने पर 2 युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना में कस्बे में सनसनी फैल गई है। वहीं घायल युवक को भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस के अनुसार घायल युवक यादवेंद्र पंडित के मुताबिक देर शाम गोवर्धन गेट पर 2 युवकों ने उससे पैसे की मांग की। पीड़ित द्वारा पैसे नहीं देने पर उन्होंने जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए। घायल को लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग पर भर्ती कराया है, जहां उसे गंभीर हालत के चलते जिला आरबीएम अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची है और घायल व्यक्ति से घटना की जानकारी हासिल की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। निवासी है यादवेंद्र शर्मा, ये कोई चाकू लग के आया है, कोई असाल्ट केस है ना। तो 7:15 बजे के आसपास आया है। हमने यहाँ से पुलिस को सूचित कर दिया है और पुलिस ने जो है उसको देख के और वो रेफर करवा दिया। तो रंगदारी नहीं देने पर 2 युवकों ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। दरअसल धारदार हथियार से हमला किया गया है एक युवक पर और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। लोगों से जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा कैंप कार्यालय पे नेफेड अधिकारियों की बैठक करेंगे और एमएसपी पर 25 की बजाय 40 कुंटल चना खरीदने के लिए भी उन्होंने कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी फोन पर बातचीत की है। बता दें कि केंद्रीय कृषि ज्वाइंट सेक्रेटरी से भी उन्होंने मोबाइल पर बातचीत की है। किसानों की परेशानियों से उन्हें अवगत कराया है और मौके पर तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। एमएसपी पर 25 की बजाय 40 कुंटल चना खरीदने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि ज्वाइंट सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत भी की है और किसानों की परेशानी से उन्हें अवगत कराया है, जिसके बाद उन्होंने एमएसपी पर 25 की बजाय 40 कुंटल चना खरीदने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा प्रवास पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने एमएसपी पर 25 की बजाय 40 कुंटल चना खरीदने के लिए निर्देश दिए हैं। कोटा कैंप कार्यालय में नेफेड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से फोन पर बातचीत भी की है और उन्हें किसानों की समस्या से अवगत भी कराया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि ज्वाइंट सेक्रेटरी से भी उन्होंने मोबाइल पर बातचीत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से, जहां ओम बिरला कोटा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्या से वो रूबरू हुए हैं, जिसके बाद केंद्रीय कृषि ज्वाइंट सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत की है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी किसानों की समस्या से अवगत कराया गया है। एमएसपी पर 25 की बजाय 40 कुंटल चना खरीदने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि मौके पर कोटा कैंप कार्यालय में नेफेड अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो किसानों की समस्याओं को लेकर सजग नजर आ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, जहां उन्होंने
केंद्रीय कृषि ज्वाइंट सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत की है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी किसानों की समस्या से अवगत कराया है। मौके पर उन्होंने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा दिशा निर्देश दिया है। दरअसल एमएसपी पर 25 की बजाय 40 क्विंटल चना खरीदने के लिए उन्होंने कहा है। बढ़ते आगे, जहां 16 मई को कस्बे के मोरी मोहल्ले में एक युवक करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे परिजनों ने डीग के रेफरल चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक हिमांशु वर्मा कस्बे के किशनलाल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लिपिक के पद पर काम करता था। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो युवक को करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। बता दें कि परिजनों में जहां एक तरफ कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है। दरअसल एक स्कूल में लिपिक के पद पर ये युवक काम करता था और करंट लगने से उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में यहां कोहराम मचा हुआ है। क्षेत्र में भी सनसनी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना घटी है उससे आसपास के लोगों में दहशत फैली हुई है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हिमांशु सन ऑफ रमेश चंद्र वर्मा, जाति नाई, निवासी मोरी मोहल्ला डी। तो सुबह लाइट चली गई थी, तो अपने इन्वर्टर को सही कर रहा था। इन्वर्टर में तार लगाया तो तार करंट अकस्मात लाइट आने पर तार उसमें करंट आ गया और उससे चिपक कर उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630000।